इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 हिंदी दूरभाष, जो 16वां नंबर पाठ है पानी की कहानी। पानी की कहानी तो हर जगह की समस्या हो गई है। आज पानी की जो दिक्कत हो गई है, मैं आगे बढ़ रही थी कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सटकर हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों, जो आसमान में तारा दिखता है, सितार के तारों किसी झंकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। सितार, वो गिटार जो होता है ना, वो आपको बता दूं, जो माता सरस्वती के हाथ में जो बीना रहता है, सितार, उसकी आवाज से सुनाई दे रही थी। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए हैं और वे दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हो। उसी सुरीली आवाज में मैंने सुना, सुनो सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज आई, सुनो सुनो। अब मुझसे न रहा गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। उसकी बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं आंसू हूं, जानता हूं। मैंने कहा, लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी, मालूम है। मैं बेर के पैर से आई हूं, झूठी। मैंने कहा और सोचा, बेर के पैर से क्या पानी का फवारा निकलता है क्या? बूंद फिर हिला, मानो मेरी अविश्वास से उसे दुख हो गया। मानो उसे जो अविश्वास था उसे दुख हो गया। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। कैसे? मैंने पूछा। कैसे पकड़ी गई? वह जो पेड़ तुम जो देख रहे हो, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी के भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी छोटी जड़ों के रोए हैं। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। मुझे जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीन कर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मैं असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। मतलब बहुत परिश्रम करके इतने पेड़ लगाए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरी शरीर छू गया। मैं कांपी, दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे फरफराकर छोड़ना नहीं जानते। वो छोड़ना ही नहीं जानते। मैं खींची चली गई। मैं रोते हुए खींचे चली गई। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ चली थी। मैं एक कटोरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा हो। मेरा एक भाई भी वहां आया था। भाई भी लाया गया। अच्छा, उसका भाई भी लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के लिए मुझे दबाया जा रहा था।
आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच पिस चली। मैं लगभग 3 दिन तक यह साहस भोगती रही जो पेड़ के अंदर होता है, प्रकाश संश्लेषण। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और इस सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं और वायुमंडल में इतने जल कण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहां स्थान नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। इस दुख तथा भाग्यपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें नहीं छू सकता। भैया, तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। वो पानी बोला, मैं जब तक सूर्य न निकले तब तक रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझमें उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा। अच्छा सुनाओ। तब वो बूंद कहानी सुनाने लगा। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हाइड्रोजन को हाइड्रोजन बोलते हैं इंग्लिश में, ओसजन मतलब ऑक्सीजन नामक 2 गैस सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान है। अच्छा, ये पूर्वज है उनके पुरखे। वायुमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं है? उनके वंशज अपने भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए है। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य की धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौकाचंद चौधियाने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ज्यों-ज्यों पास आता था उसका आकार बढ़ता जा रहा था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रह राज्य से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो गया, कई भागों में बट गया। वैसा न हुआ। वह सूर्य से सहसों मील दूर से ही घूम रहा था, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाला न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी और यह शुरुआत में बहुत बड़े आग की गोला थी पृथ्वी। ऐसा, परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी मुझे ठीक नहीं पता। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया और मुझे उत्पन्न किया, पानी को उत्पन्न किया। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था,
वह अब अत्यंत छोटा हो गया था। वह पहले से कई 17वां भाग रह गया था। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे। जहां तक दृष्टि जाती थी बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे कि सूर्य की किरण आएगी, अब हम उड़ेंगे। बड़े आनंद का समय रहा होगा वह, बड़े आनंद का। कितने दिनों तक, कई लाख वर्षों तक, कई लाख, हाँ, चौंको नहीं, मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। मैंने ऐसे दीर्घ जीव, मतलब बहुत ज्यादा जीने वाले दीर्घ जीव से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ा चली। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हो, मतलब घसक रहे हो। सबके मुख पर हवाइयां उड़ने लगी। अब क्या होगा? इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हमें न था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उसके तरल शरीर पर हम फिसल रहे हैं। बर्फ पे बर्फ तो फिसलता है, पानी पर तो बर्फ तैरता भी है। मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी और इसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णित है, मतलब वो बताने, ऐसी दृश्य मैंने कभी नहीं देखा था। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है और उसमें नीरा खारा नमक भरा है। पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया। जी मचलने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन हो चला। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस क्रिया के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ किया, मतलब अंदर जाना प्रारंभ किया। मार्ग में मैंने विचित्र जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंघे, जालीदार मछलियां, कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियां देखी। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। उसके 8 हाथ थे। वह इन हाथों से अपने शिकार को पकड़कर लेती थी, मतलब खाती थी। मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था। सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था और बल लगातार देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो।
यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी जिसके शरीर से एक प्रकाश की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी। इसका प्रकाश देखकर इतने छोटे कितनी छोटी छोटी अनजाने मछलियां इसके पास आ जाती थी और यह जब भूखी होती थी तो पेट भर उनका भोजन करती थी। विचित्र है। जब मैं और नीचे समुद्र की गहराई तह में पहुंची तो देखा कि वहां भी जंगल है। छोटे छोटे ठिंगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहु बहुतल्य से उगे हुए हैं। मतलब जब समुद्र के सबसे नीचे जमीन से उगे हुए हैं। ठीक है। वहां पर पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट आंधे तथा महा आलसी हैं। और वहां के थोड़ा अंधेरे में रहने वाले लोग महा आलसी होते ही हैं, जो जीव के बारे में बताया जा रहा है। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चले, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी। ओ माय गॉड, 3 मील मतलब कितना? 3 और 3 एक 4, 4.5 किलोमीटर मोटी तह थी, मतलब परतें। मैं भूमि में घुस कर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। करोड़ों जलकणों इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता चला जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टानों में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टानों में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। अब ये लोग सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति में वही पड़ा रहना ठीक है और कुछ बोले कि यही रहते हैं, जाएंगे कहाँ। परंतु तुमने कुछ उत्साही युवा भी थे, उसमें कुछ उत्साही मतलब इच्छा वाले युवा भी थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छिपा है। और ऐसा ही खुरपाती लोग ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये समुद्र के सबसे निचले सतह से बर्फ बनता है, बर्फ बनता है, बर्फ बनता है और फिर ऊपर से बर्फ वो ढाने लगता है। तो यही नदी के रूप में पानी बहता है। देखो किस तरह पानी जा रहा है यहां से। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसा स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी न था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीले पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़ते जाते थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुंचे जहां तप कर्म बहुत ऊंचा था। यह हमारे लिए आश्चर्य था। हमारे अगुआ, इनके भी अगुआ होते थे। हमारे अगुआ कांपे और देखते देखते उनका शरीर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक ओर निकल भागी, क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं बनना था। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्भ मतलब बीच में रह कर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धक्का हुआ। हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे प्रकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े थे। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई और इसमें धुआं रेत
पिघली धातुएं तथा लपटें निकल रही थी। समुद्र के अंदर से जो ज्वालामुखी निकलता है ना, वो यह दृश्य बड़े ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो। हाँ, तुम लोग इसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। हम गरज कर आपस में मिले, एकदम हल्ला करके आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए और पुरानी सहेली जो उनकी आधी थी उनसे भी दर्शन हुए। वह हमें पीठ पर लादे कहीं इधर ले जाती, कभी उधर ले जाती। वह दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद खिलोले करते फिरते थे। बहुत से भाप जल कणों में मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुक आए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचली हो एक ओर बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता था। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रभाव से टूटकर खंड खंड में बट गया। यह जो तुम इतने रेत देखते हो, पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। जिन समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारे प्रहार सहन नहीं कर पाता है। अपनी विजयों से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई, क्योंकि हमें सहतल धारा देखना था जो एकदम बराबर मिट्टी होता है, समतल। सरिता के वे दिवस बड़े मजे के थे। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार से एक कुछ काली काली हवा निकल रही थी। मीनार मतलब कोई चिमनी वगैरह से काली हवा निकल रही थी। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बढ़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। दुर्भाग्य को न्योता दिया। ज्यों ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल घूमती फिरी। मैं प्रति क्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें होकर निकल भागी और पृथ्वी से समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते ये जो बेर का पेड़ है, बेर के पेड़ के पास पहुंची। वह रुकी। सूर्य निकल आए थे। बस मैंने कहा, हाँ, मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकता। सूर्य निकल आया है, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। और ये ओस की जो धारा थी आंखों से ओझल हो गई। और ये लेखक है रामचंद्र तिवारी। ये 15 नंबर पार्ट है, नहीं 16 नंबर, पानी की कहानी। ये एक निबंध है जिसको लिखने वाले रामचंद्र तिवारी हैं। ठीक है।
प्रश्न अभ्यास बता दूं। 1 नंबर पाठ से है, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? बेर के पेड़ के नीचे। 2 नंबर, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? 3 नंबर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पुरखा क्यों कहा? 4 नंबर, पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्द में कीजिए। 5 नंबर, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आपबीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? ठीक है, अब ये पाठ से आगे की बात है, ये पाठ से आगे को छोड़ो, मैं शब्दार्थ दिखा देता हूं। जो जरूरत हो वही पढ़ना चाहिए, बिना मेहनत बिना काम के कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। एगो शासक कठिनाई से पढ़ना और बड़ा कष्ट, और वर्णनातीत जिसका वर्णन न किया जाए। मैंने बोला था ना ऊपर, वर्णनातीत जिसको बताया नहीं जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये 16 नंबर पार्ट खत्म होता है। फिर इसका दूसरा पार्ट भी है, फिर मिलता है अगले भाग में। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।